वेलकम ऑल बच्चों। मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मस्ट नो, शुड नो और कुछ कुड नो बता दिया अपने हिसाब से। अब जो चीज़ें रह गई वो उनमें मतलब वक्त लगाना, कोई ख़ास उसका रिटर्न नहीं आना था। और तुम लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मान लो कि एग्ज़ाम में आ ही गया जो तुमने नहीं पढ़ा था, जो हमने नहीं तुमको नहीं बताया था, तो तुम यकीन जानो कि अगर तुमसे नहीं होगा तो और किसी से नहीं होगा। तो कंपटीशन है, बात बराबर हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, तो मान के चलो, इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करो। तो वो पार्ट तो मैंने पूरा कर दिया बेटा। न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे मैंने करवा दिए हैं, और भी कुछ अपलोड धीरे धीरे एक आध दो और हो जाएगा, दो चार। तो मैंने सोचा, और सौरभ सब में से मैंने बात किया कि भाई गेट का एग्ज़ाम सर पे है, तो गेट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो प्रिलिमिनरी बाद में होगा, लेकिन अभी तो गेट है, बाद में तो डेयरी भी तुमको देना है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं भी टेकअप कर लेता हूँ। और ये नहीं कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है, बल्कि मैं समझाऊंगा कि ये कैसे आता है, ताकि तुमको मशीन की समझ ही पैदा हो। ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि आप क्विक कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। समझ गए? तो वो ज़रा सा स्ट्रेटेजी तो आपको अपनानी पड़ेगी। अब मैं तुमको बताऊं, शायद तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम लोग तो इसी फील्ड के आदमी रहे ना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेट करने के लिए जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि द डिस्ट्रैक्टर मस्ट बी मोर अट्रैक्टिव देन द की। मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि जो गलत जवाब है, जो गलत चॉइस है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए सही चॉइस से। बहकाने वाली बात है, तो ज़रा होशियार रहा करो। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन की बॉडी देखो, यूजुअली, अब अनलेस के बहुत ही बेकार किस्म का क्वेश्चन पेपर सेटर हो, तो हम नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन जनरल जो हम लोगों को एक गाइडलाइन सी रहती है वो ये है कि अगर बॉडी ऑफ द क्वेश्चन पढ़ने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसका आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। ऐसी तुम कई के एग्जाम्पल्स देखोगे, हम लोग ये करवाएंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखो कि अगर बॉडी ऑफ द क्वेश्चन पढ़ने में तुमको ज़्यादा टाइम लगा है, तो उम्मीद रखो कि आंसर क्विक आ जाएगा। और अगर बॉडी ऑफ द क्वेश्चन पढ़ने में कम टाइम लगा, तो हो सकता है कि तुमको ज़्यादा सोचना पड़े उसका जवाब लाने में। अच्छा, अब मान लो कि जैसे मल्टीपल चॉइस है, तो उसमें तो ए बी सी डी होता है, तुम जानते हो। तो उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो बाई चॉइस, मतलब तुम श्योर हो कि आंसर है तो उसको टिक कर दो, खत्म, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। या बाई एलिमिनेशन, ए नहीं, ए नहीं ठीक है, बी नहीं ठीक है, सी नहीं ठीक है, तो डी के बारे में इतना श्योर नहीं हो, लेकिन ए बी सी के बारे में श्योर है ना कि ठीक नहीं है, तो डी को टिक कर दो, नो प्रॉब्लम। समझ गए? इसको कहते हैं बाई एलिमिनेशन, कि हम श्योर हैं कि ये तीन नहीं है, तो चौथा हम नहीं भी जानते हैं तो टिक कर दिया। राइट? अब क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत होशियारी क्या करो। होता क्या है कि तुम लोग तो जल्दी में होते हो, टेंशन में ऐसे ही रहते हो। अब जैसे लैंग्वेज का ध्यान दिया करो, जैसे द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाई 40%। तो रिड्यूस्ड बाई 40% का मतलब कि फाइनली वोल्टेज अवेलेबल है वो 60% है। या इसने लिखा है रिड्यूस टू 40%, तो बाई 40% और टू 40%,
का फर्क समझ लो। मैंने एक मरतबा देखा कि बच्चे जल्दी में रहते हैं ना, अब ये बॉडी में द पावर फैक्टर एंगल रिड्यूसेस इंक्रीजेस। बच्चा समझ गया पावर फैक्टर और उसके हिसाब टिक टिक कर दिया। पूछा था उसने पावर फैक्टर एंगल, उसको ध्यान दिया नहीं। तो बहुत कॉशियस रहो इस चीज़ में भी कि आप सही तरीके से उसको पढ़िए, समझ करके, खो खोए हुए दिमाग से नहीं, बिल्कुल अलर्ट दिमाग से पढ़िए, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत हैं। तो वो जानबूझ करके बदमाशी करते भी हैं। पावर फैक्टर हर आदमी जानता है कि पावर फैक्टर पूछा जाता है, उनसे कर दिया पावर फैक्टर एंगल। बताइए। तो पावर फैक्टर एंगल रिड्यूसेस का मतलब है कि पावर फैक्टर इंक्रीजेस। समझ रहे हो ना? तो इसका फर्क समझो। ठीक है। जनरली हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के सामने होते हैं, तो कर्सरी लुक देते चले जाओ। जो आसान सवाल है, जो तुमको आता है, उसको सबसे पहले कर लो। जो बीच में नहीं आता है उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं उस वक्त। जब जानने वाला सवाल कर लोगे तो फिर सेकेंड राउंड में उसको देखना। समझ गया ना? और उसमें भी वो ज्यादा तुक्का लगाने की जरूरत नहीं। और जाहिर है मतलब तुक्का लगाने की नौबत तभी आती है जब आपके फंडामेंटल्स दुरुस्त नहीं हो। तो वो तो मैं तुमको हमेशा कहता हूँ बेटा कि बेसिक तो ठीक करना ही होगा। तो मैं जो मेरा मेरा जो प्रोग्राम है, जो 5 टॉपिक्स डिफरेंट में लेता हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स, 3 फेज़ इंडक्शन मशीन्स कह लो, इसलिए कि हो सकता है कि कुछ जनरेटर मोड वगैरह में भी काम हो रहा हो, तो उसको 3 फेज़ इंडक्शन मशीन्स हम कर देंगे। और सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर स्पेशल मशीन्स, यही 4 टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वालिटी वाले करवाऊँगा, जो गेट में आया हो, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हो, या पुराने ज़माने में कभी आईएएस में आया हो सकता है वो भी मैं कर लूँ। और मेरी एम्फेसिस ये होगी कि तुम समझ करके बनाओ कि तुम क्या कर रहे हो, और क्विकेस्ट टाइम में बनाने की कोशिश करो। कितना क्वेश्चन रटोगे? कितना रटोगे? 5,000, 10,000? अरे हम तुमको एक क्वेश्चन ऐसा दे देंगे जो उन तमाम से डिफरेंट होगा, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसलिए समझो, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह जो तुम लोगों को करवाऊँगा, उसमें समझाऊँगा कि इसमें क्या-क्या पेच है। अरे यहाँ तो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर गेट में भी गलत दे देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी गलत देते हैं। वो भी मैं तुमको समझा दूँगा, अगर वैसा कोई क्वेश्चन बीच में आया तो। और टॉपिक वाइज़ करवाऊँगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अब देखा जाए, जितना वक़्त मिलता है। तुम लोगों का फरवरी में एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो वक़्त भी होना चाहिए। और ये नई सड़क वाली या मेरिट्स पब्लिकेशंस वाली किताब, या जेबी गुप्ता टाइप की किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करवाता हूँ, कभी भी नहीं। स्टैंडर्ड के करवाऊंगा, कोई इंटरनेशनल ऑथर वगैरह के, या कोई अच्छी टेक्स्ट बुक, इवन इंडियन अगर कोई अच्छी टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन नज़र आ गया हो, तो उसकी नौबत तो नहीं ही आएगी, लेकिन अगर हो सकता है कि मुझे पसंद आ जाए तो वैसा भी क्वेश्चन मैं दे दूँ। समझ रहे हो ना? तो अभी प्लान यही है। अभी तो इंट्रोडक्टरी वीडियो ही तुमको बना कर दे रहा हूँ। अ, सर कह रहे थे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो आप बना दीजिएगा, ताकि बच्चे समझ लें कि क्या करना है। तो हम समझते हैं कि जो मेन टॉपिक्स है ना बेटा, उसमें मैं एक अंदाज से मैं बता रहा हूँ कि 30-35 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, उसमें वो भी होगा जो न्यूमेरिकल टाइप का आता है ना, जैसे गेट में, वो भी शामिल होगा उसमें। मतलब मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब होंगे उसमें। और उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि वो कैसे हुआ, ताकि समझ पैदा हो। You should be able to understand the feelings of the machine.
मैं कहता हूँ ना कि यू विल हैव टू फील लाइक ए मशीन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ में बनाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। आधे घंटे में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वैसे कुछ वीडियोज़ बना दूँगा, ताकि कवर हो जाए। ज़ाहिर है स्पेशल मशीन्स वगैरह पे बहुत कम क्वेश्चन बनता है, तो इसमें कम होगा। लेकिन ये जो मेन टॉपिक है ना, ट्रांसफार्मर्स का, डीसी मशीन्स का, सिंक्रोनस मशीन्स का और थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स का, उस पर तकरीबन 30-35 क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि टोटल तुम्हारा 100 के आसपास क्वेश्चन बन जाए। 100 से कुछ फाजिल, 100 से कुछ कम फाजिल ही शायद बनेगा, तो देखा जाए। लेट अस मेक ए बिगिनिंग। दुआ करो कि ये कामयाब हो सफ़र, सफ़र कामयाब हो, तुम सफ़र मत करो, समझे ना? हिंदी वाला सफ़र और अंग्रेज़ी वाला सफ़र का फ़र्क। ठीक है बच्चों, तो हैव ए नाइस ऑब्जेक्टिव सेशंस। प्रैक्टिस के सेशंस हैं, उसको करो। आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान देना, और एग्ज़ाम देते वक्त टेंशन में मत रहना। जस्ट कीप ए कूल माइंड एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आई विश ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन यहीं पर बंद कर देते हैं, ठीक है ना? तो कुछ खास तो बताने का था नहीं, मैंने टाइटल लिखा था चाहो तो देख लो, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशंस ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसमें क्या क्या पॉइंट मैंने किया था उसको समराइज कर देते हैं। इसमें आंसर उसको करो, टिप्स। आंसर easy questions first. Easy questions first. पहले इजी क्वेश्चन कर लिया करो। If the body of the question, if the body of the question, if the body of the question takes more time to read, takes more time to read, then then chances are that answer would be easy. That answer would be easy. Would be easy. And vice versa. And vice versa.
मतलब अगर बॉडी ऑफ द लैंग्वेज छोटी है तो हो सकता है कि तुमको ज़रा ज़्यादा सोचना पड़े। ठीक है ना? फिर मैंने तुमको कहा था कि टिक मार्क जो श्योर आंसर है इसमें, तो बाय चॉइस, बाय चॉइस टिक कर दो जिसके बारे में श्योर हो, बाय चॉइस। बाय एलिमिनेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि चार ए बी सी डी है, तुम श्योर हो कि ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, पक्का हो ये नहीं है, तो अगर तुम सी के बारे में नहीं भी जानते हो तो इसको टिक कर दो। समझ गया? यू कैन नॉट बी रॉन्ग। तुम नहीं जानते हो ना उसके बारे में, लेकिन बाकी तीन के बारे में जानते हो ना कि गलत जवाब है, बस हो गया। तो चौथा सही होगा, इसलिए कि एक तो सही है, सही है ना बेटा? तो इसे कहते हैं बाय एलिमिनेशन। बाय चॉइस तो ये है कि टिक द नोन आंसर, जिसके बारे में श्योर हो। टिक द श्योर ऑप्शन, जहां नहीं है वहां पर बाय एलिमिनेशन कर लो। अच्छा, केयरफुली रीड करो, रीड केयरफुली। एग्जाम्पल मैंने क्या क्या दिया था? ईजी, reduced to, और reduced by का डिफरेंस समझो, और reduced by, reduced to 40% और reduced by 40%, का डिफरेंस तुमको समझना होगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से, ये रिड्यूस लिखा हुआ है मैंने, ये सी है, गंदा हो गया, मिटा देते हैं। रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाई का फर्क समझा रहा हूँ। ये रिड्यूस्ड टू है या रिड्यूस्ड बाई है? एक और एग्जांपल मैंने तुमको दिया था, उसका भी ध्यान रखोगे। पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल, इसका भी ध्यान दो, अक्सर इसमें धोखा खा जाता है। Last but not the least, you should have your basics clear. Strong concepts of basic electrical engineering of, कैपिटल से लिख देता हूँ,
of basic electrical engineering, जिसमें मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट भी ज़रूरी है। जितना ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है वो बेसिक क्लियर होनी चाहिए। वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ शुरू में क्या क्या बेसिक चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अभी यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही थी वो चेक कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही थी बच्चों। तो ठीक है, इजाज़त दो। बहुत अच्छे से देखना, ठीक से वीडियोस को वॉच करना, और जैसा मैं समझाता हूँ उस समझने की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ही पे, यूट्यूब पे क्या करोगे, टेलीग्राम ही पे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है ना? चलो, चलता हूँ फिर। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।